हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल का। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दीपावली से कुछ टाइम पहले, और दीपावली के वैकेशन में और इस ब्रेक के अंदर एक दो लेक्चर्स के हमने पहले कर लिए थे, लेकिन मैं फिर से आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से करते हैं ताकि कि वो जो बीच में गैप आया उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऐसे ही आज ले लेता हूँ, ताकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मुझे जहां तक याद है हमने 2-3 लेक्चर लिए थे। उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 15 वाला स्टार्ट कर लिया था जो हमारे एग्जाम के अंदर आया था, ठीक है ना। इसलिए ये क्वाड्रेटिक का चैप्टर हम फिर से आज स्टार्ट कर लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, सो क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था चीजें। पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल होते क्या है, तो ऐसा कोई भी शेप ज्योमेट्री के अंदर जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। 4 साइड से मिलकर बनने वाला कोई भी शेप, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम वगैरह बहुत सारे शेप आपने पढ़े हैं, काइट वगैरह, ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। ये सारे क्वाड्रिलेटरल के पार्ट है, इनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल वो शेप होता है जो 4 साइड से मिलकर बनता है। अब इसी के अलग अलग स्पेशल केसेस है कि अगर 4 साइड में से अपोजिट 2 साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो उनको पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह की सारे प्रॉपर्टीज से हम एक टॉपिक में क्वाड्रिलेटरल लिए और इसके इसी के कुछ पार्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो 4 साइड से मिलकर बनने वाले शेप को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल हमने कितने तरह के पढ़ा है मेनली देखिए। फर्स्ट जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ट्रेपेजियम। फर्स्ट, अब इसका डायग्राम कैसा होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एक अपोजिट साइड जो होती है, मतलब अपोजिट साइड का एक पेयर जो होता है वो पेयर पैरेलल होता है। वो दो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। लेट्स से कि ये कोई एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर अपोजिट 2 साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब बीए इज पैरेलल टू सीडी। ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ये हमको एक चीज पता है, तो इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, AB इज पैरेलल टू CD, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पेयर कोई भी जो होता है वो पैरेलल होता है इन 2 लाइन में से, ये 2 लाइन पैरेलल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इक्वल लाइन, ठीक है ना। ऐसा ट्रेपेजियम के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो, लेकिन ये जरूरी है हमेशा कि 2 पैरेलल साइड जो होती है, एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा शेप जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम का। ये सबसे मेन टॉपिक है हमारा। पैरेललोग्राम का शेप आपने पहले ही काफी बार पढ़ रखा है, बचपन में भी, अर्ली क्लासेस के अंदर बहुत बार आपने पढ़ा है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अब एबीसीडी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। दूसरा पॉइंट, AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC, ठीक है ना। 2 अपोजिट साइड जो है उनका पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो इसी पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस आता है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल कैसे बनता है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर आप देखिए कि जो एंगल्स है उनमें से कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो अगर, तो हम कहते हैं कि वो पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है ना। सो इसके अंदर जो 4 एंगल है सबके सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होती है। बाकी जो 2 केस हमने यहां लिखे हैं वो सेम टू सेम लिख लेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज आल्सो इक्वल टू CD, ठीक है। उसी तरह से ये वाली साइड
AD is parallel to BC and AD is also equal to BC। ठीक है, ये आप नोट कर ले एक बार के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये पैरेललोग्राम का हमारा नेक्स्ट पूरा चैप्टर आएगा और आप ऐसा समझिए कि इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर के अंदर मेन जो पोर्शन है वो पैरेललोग्राम का ही है, क्योंकि बाकी जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल है यानी स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, वो सब के सब इसी का पार्ट है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। और जितनी भी हमारी इस 8 चैप्टर के अंदर जो थ्योरम सारी वो सारी पैरेललोग्राम पे ही आपको मैक्सिमम थ्योरम देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इसलिए हम इसी की प्रॉपर्टी की ज्यादा बात करेंगे, इसी पे आपको चैप्टर पूरा बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला शेप जो है वो है रोम्बस का। रोम्बस के शेप के अंदर आप देखिए कि पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है जिसके अंदर अगर 4 साइड इक्वल हो जाए, 4 की साइड इक्वल होती है, उसको बोलते हैं रोम्बस का शेप है। चलो, रोम्बस के बाद में आ जाएगा आपका स्क्वायर एंड काइट। ये 6 तरह के हम शेप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट इतने आपके इसके अंदर दे रखे और यही हमारी जो मेन चीज है। तो चलिए रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस का शेप कैसा होता है? पैरेललोग्राम में जो आपने शेप देखा है एज इट इज वही शेप होता है। ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर जो 4 साइड होती है वो सारी इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड पे पैरेलल होती है एंड अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होती है, पैरेलल एंड इक्वल बोथ होती है। ठीक है ना, इस तरह से। अब ये जो 4 साइड है वो सबकी सब साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या फिर AD। ठीक है ना, तो 4 साइड जो है वो इक्वल है। दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब AB इज पैरेलल टू BC या CD जो भी बोले आप, एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम, ये रोम्बस होता है। ठीक है, अब रोम्बस के शेप की एक और क्वालिटी आप देखेंगे कि 2 डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी आगे जाके हम पढ़ेंगे, थ्योरम भी है, उसको आगे जाके प्रूफ करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे हमारा फिफ्थ वाला जो शेप आता है वो आता है स्क्वायर का। अब स्क्वायर रोम्बस आप कह सकते हैं कि रोम्बस और पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस मान सकते हैं। कैसे कि अगर एक रोम्बस के अंदर एटलीस्ट एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, तो रोम्बस के अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टी तो सेम है कि 4 साइड इक्वल है। ठीक है ना, सो हम कैसे लिखेंगे स्क्वायर को? ठीक है, अब इसके अंदर जो 4 साइड होती है वो तो इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और जो ईच एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो चलिए पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D। सेकेंड कि AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा कि सारे एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, राइट एंगल है तो 90 डिग्री है। चलिए, ये रोम्बस का ही एक स्पेशल केस है, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे, लिखेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। करेक्ट या नहीं? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस गलत है, लेकिन ऑल रोम्बस आर स्क्वायर क्या सही है? आप ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे आगे जाके। आप देखिए कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सही बात है कि सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकते हैं। भाई स्क्वायर जो है वो रोम्बस है कि नहीं? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। ठीक है ना, मतलब 4 साइड इक्वल है और पैरेलल होती है। क्या स्क्वायर के अंदर 4 साइड इक्वल है और 4 अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी होती है? सही कि नहीं? तो सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि रोम्बस के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है ना, सो ये प्रॉपर्टी से इसकी। आगे 6 वाला शेप जो हम पढ़ेंगे, आपने बहुत बचपन में पढ़ा है, काइट वाला। काइट का शेप जो होता है उसके अंदर एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होती है। अब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है सर?
एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसपास वाली साइड, ठीक है ना, एक के पास वाली साइड जो होती है उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। जैसे ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट, मतलब जस्ट पास वाली जो साइड होती है नेबर वाली, उसको आप क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। तो काइट एक ऐसा शेप है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब AD इज इक्वल टू AB एंड BC इज इक्वल टू CD। क्लियर, ठीक है ना, तो लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC, ठीक है ना, एक तो ये। और दूसरी बात बस इतना सा इसके अंदर ये वाली साइड से पैरेलल आप कह सकते हैं एक तरह से। और भी क्या शेप दे रखे हैं आपको, काइट वाला शेप, चलिए लिख लिया यहां तक। अब कुछ पॉइंट्स आपको बुक में दे रखे हैं, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, समझा देता हूं उनको मैं आपको। यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कंपटीशन के लिए भी आती है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो हम नोट करके लिख लेते हैं। नोट के अंदर पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस, ठीक है ना। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस। एक स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, ठीक है ना। कैसे भाई, देखिए ये एक स्क्वायर है ABC, ठीक है। अब हमने बोला कि एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है। तो पहले रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होता है। तो भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। सो मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर के अंदर भी तो वही होता है कि फोर साइड इक्वल है, और अगर फोर साइड इक्वल है मतलब अपोजिट साइड भी इक्वल है, ठीक है ना। और दूसरी कि रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं कि भाई स्क्वायर के अंदर भी जो सारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और रेक्टेंगल के अंदर भी सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। सो एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ठीक है। सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होते, ठीक है ना। वाइस वर्सा सही नहीं है। उसी तरह से अगर आप बोले कि हमने बोला स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, रोम्बस कैसे होता है बता दिया आपको कि रोम्बस के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, सॉरी फोर साइड इक्वल है, तो फोर साइड तो वैसे इक्वल है, और अपोजिट साइड होती है पैरेलल होती है, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। स्क्वायर में भी यही होता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट जो हम बात करें वो है अ पैरेलल इज अ ट्रेपेजियम, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। अब देखिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमको बोला गया कि पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम भी होता है कि नहीं होता है। देखिए कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड से होती है वो इक्वल होती है, ठीक है ना, एंड पैरेलल होती है। कोई भी एक पेयर अपोजिट जो है वो पैरेलल होता है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम के आप अंदर देखिए कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, सही है कि नहीं। सो अगर ये दोनों साइड में से कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी दो अपोजिट साइड का पेयर अगर पैरेलल है तो हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा है, ट्रेपेजियम है। और पैरेललोग्राम के अंदर तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है ना। सो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम बट ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है ना। वाइस वर्सा इनमें सही नहीं है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं आगे, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट जो होती है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट जो होती है पैरेललोग्राम नहीं होती, कैसे?
हमने काइट का शेप इस तरह से ज्वाइन किया था, ड्रॉ किया था, और हमने बोला था कि एडजेसेंट साइड जो होती है वो काइट के अंदर इक्वल होती है। काइट के अंदर पास वाली साइड जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। लेकिन क्या अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है? क्या ऐसा हमने बोला था? नहीं बोला था। क्या ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल होती है, इक्वल होती, तो हम क्या बोलते हैं कि पैरेललोग्राम है। तो आप देखिए कि सारे कोई भी काइट जो होती है वो पैरेललोग्राम नहीं होती, ठीक है ना। आपको दिख रहा है डायग्राम से भी कि अगर ये दोनों साइड अपोजिट है और दोनों साइड इक्वल भी नहीं, हमको तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल चाहिए और पैरेलल चाहिए ना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और भी आगे आते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट फोर्थ वाला लिख लेते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। A rectangle or a rhombus is not a square। कि एक रेक्टेंगल या रोम्बस होता है वो स्क्वायर नहीं होता। कैसे? कि भाई रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, सही बात। उसके बाद रोम्बस की बात करें तो रोम्बस एक ऐसा शेप है जिसके अंदर अपोजिट साइड जो है मतलब 4 की 4 साइड इक्वल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेकिन इसके अंदर जो एंगल बनता है एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। मतलब क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री का है? तो स्क्वायर के अंदर तो एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और स्क्वायर की बात करें हम तो स्क्वायर का शेप ऐसा होता है जिसके अंदर 4 साइड होती है वो इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। अब आप देखिए कि अगर रेक्टेंगल को आप स्क्वायर एक ही कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर एक ही कंडीशन के अंदर बन सकता है अगर उसकी 4 साइड इक्वल हो, ठीक है ना। तो अगर एक नॉर्मल रेक्टेंगल है, क्या ये एक स्क्वायर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना भाई, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल तो है, अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन 4 साइड इक्वल नहीं है, तो एक रेक्टेंगल जो है वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, सही बात है। उसी तरह से रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के अंदर आप देखिए कि रोम्बस और स्क्वायर सेम है। देखो आप कि इसकी 4 साइड इक्वल है रोम्बस की, स्क्वायर की भी 4 साइड इक्वल होती है, 4 साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है एक दूसरे के, वही पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, डेफिनेटली होता है। सो हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर नहीं होता और एक रोम्बस जो है वो भी एक स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया। तो 4 तरह के अच्छे पॉइंट हमने लिख लिए, आगे बात करते हैं चलो इसकी। अच्छा, एक जो पॉइंट है यहां पर, जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होंगे, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको हमने क्या बोला था? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है बेटा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरह से कोई भी एक ऐसा शेप जिसकी 4 साइड है, ठीक है ना, तो उसके 4 एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हमको प्रूफ करना होता है, आगे जाके हम थ्योरम से प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, जब हम थ्योरम करेंगे सारी स्टार्ट तो उसके अंदर हम कर लेंगे इसके अंदर। अब हम आज एक छोटी सी थ्योरम कर लेते हैं, थ्योरम 8.1। अब 8.1 से लेकर और कुछ 8.8 या 8.9 तक कुछ थ्योरम्स हैं। इनमें से आपको 6 थ्योरम तो है, 5 से 6 थ्योरम वो सारी पैरेललोग्राम पे मिलेगी। आपको अगर एक थ्योरम आ गई तो आपको सारे थ्योरम 8 की 8 आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको एक थ्योरम का प्रूफ आता है, पहले थ्योरम का, तो आपको बाकी सभी थ्योरम का प्रूफ आपको आ जाएगा। लेट्स से देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.1, ठीक है ना। चलिए, थ्योरम 8.1 अगर आपके पहले लिखा हुआ है ये सब तो नहीं लिखे आप, जो अभी मैंने लिखवाया, अभी जो 20 मिनट में लिखवाया वो तो आपके नहीं लिखा होगा। इतना डिटेल मैंने पहले नहीं लिखवाया था, इतना डिटेल में हम पहले बात भी नहीं कर पाए थे। लेकिन ये थ्योरम्स अगर आपकी लिखी हुई मैंने प्रीवियसली लिखवाई है तो आपको फिर से उसको रिपीट करने की कॉपी में जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, 8.1 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है?
अब देखिए 8.1 थ्योरम जो है, अगर आपको बाकी की जितनी थ्योरम आती है, सपोज 8.2 थ्योरम आती है, तो आपको पहले 8.1 प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके बाद में बाकी सारी चीजें होगी। तो लिखिए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, डायगोनल समझ क्या समझा लेता हूं। डायगोनल किसी भी शेप का 2D या 3D की शेप का डायगोनल का मतलब होता है कि किसी भी दो अपोजिट वर्टिसेस को आप मिलाते हो। जैसे एक रूम है, तो रूम का एक कोना, एक वर्टिसेस जो है ना, ठीक है ना, वर्टिसेस का मतलब समझते हैं बेटा। जैसे मैं बताऊं आपको कि पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो आपको बोला है क्या, देखो आपको मैंने बताया था पहले भी कि एक थ्योरम के अंदर अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। आपको क्या बोला है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोला है डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो आप एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको बोला गया है जैसे अपोजिट वर्टिसेस समझते हैं ना, भाई वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी जो आपको दिख रहे हैं ये वर्टिसेस है। अब किसी भी दो अपोजिट वर्टिसेस को अगर आप मिला देते हो तो वो जो लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है। करेक्ट, ये डायगोनल है। अब आपको क्या बोला गया है कि एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब एक डायगोनल जो है, कोई भी डायगोनल, या तो ये वाला या ये वाला, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है ना। सो कोई भी एक डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होता है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब आपको बोला गया है कि पैरेललोग्राम है, तो हमको ये चीज आपको प्रूफ करनी है। देखो कैसे, तो हम पहले देखते हैं कि हमको क्या गिवन है। क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो हमको क्या चीज गिवन है भाई, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना। सो हम सिर्फ पैरेलल लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू BC, कोई दिक्कत नहीं आता बेटा, ठीक है। एंड ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, क्लियर, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या करना है प्रूफ, कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACD, ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ADC, सीक्वेंस सही रखिए, ठीक है ना। अब याद कीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के टाइम मैंने कहा था बेटा बार बार कि अगर आपको ट्रायंगल का चैप्टर नहीं आएगा, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपका क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर आगे का पूरा खराब है बेटा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वही करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर किया है। जो आपने ट्रायंगल के चैप्टर के अंदर किया है वही सारा कुछ, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, फिर उसको सीपीसीटी करके जो आपको पूछा गया वो साइड निकालना है, एंगल निकालना, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आया है तो पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करें, ठीक है। चलिए हमको ये प्रूफ करना है, आ जाते हैं प्रूफ पर। देखिए अब दो ट्रायंगल हमारे पास है, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ये वाली साइड जो है उसके पैरेलल है और ये वाली साइड जो है उसके पैरेलल है, ठीक है ना, सही। तो मैं पहले कहता हूं इफ AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है ना, AB इज पैरेलल टू DC, ये हमको गिवन है। देन अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, सही बात है। सो एंगल मैं सीधा 1 2 3 लिखूं, ठीक है ना, ताकि इजी रहे। सो ये एंगल 1, ये एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। एक ट्राइंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सीधा ऐसा लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जानते हैं ना कि अगर दो पैरेलल साइड को एक किसी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसी तरह से। एंड इफ AD is parallel to BC, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और उसको भी एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सही बात है, ये हमको गिवन है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पे लिखनी है, ठीक है ना। सेम नहीं लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये लिखना है आपको फिर से वही, ठीक है। ये वाली चीज पूरी यहां पे आएगी रिपीट। आगे बात करते हैं, यहां पे लिख लिया आपने। अब इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। नोट कीजिए इसको यहां पे। अब देखिए, हमको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बहुत सारे हमने क्राइटेरिया पढ़े थे, उसमें से एक क्राइटेरिया था कि आप देखिए, और तीसरी बात यहां मैं लिखूं नीचे, अगर आपको नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है सभी को, सो आप यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। मैं ऊपर वाली स्लाइड को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, या ऊपर वाला ये वाला मिटा देता हूं, ये वाला मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। सो अगली बात क्या है, अगली लाइन ये है कि AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। भाई AC वाली साइड जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। अब देखिए हमारे पास में क्या रूल है, साइड एंगल, एक ट्रायंगल का एंगल उसकी साइड और दूसरा एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल रूल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब एक किसी भी रूल से जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी बाकी सारी रिस्पेक्टिव पार्ट इक्वल होते हैं। अब यही खेल है पूरा, देखो बेटा, आगे जो 5 से थ्योरम आएगी 8.1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 वहां तक सारी थ्योरम के अंदर आपको पहले तो इस थ्योरम को प्रूफ करना है। अब आपको अगली वाली थ्योरम जैसी आएगी कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, प्रूफ कीजिए। सपोज ये थ्योरम है 8.3 या 4 जो भी है। अब ये पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये प्रूफ करने के लिए आपको पहले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, जो हमने यहां तक किया। तो ये पूरा प्रोसीजर वही रहेगा। फिर आप इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में यहां तक प्रूफ हो गया, तो हमको तो क्या प्रूफ करना था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो 8.1 थ्योरम तुम्हारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपको अगली थ्योरम में पूछे 8.2 थ्योरम सपोज कुछ दे रखी है, जैसे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल। अब 8.2 वाले जो थ्योरम से बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 8.1 वाले थ्योरम को जैसे आपने प्रूफ किया वैसे प्रूफ करेंगे, उसके बाद यहां तक तो सेम चलेगा, ये पूरा ऐसे कैसे लिखेंगे आप, और उसके बाद यहां तक दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि AB then AB is equal to DC and AD is equal to BC। क्यों भाई, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड जो होगी वो भी इक्वल होगी, मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। क्यों, कौन से रूल से, CPC। समझ गए बात को, ये 8.2 वाली थ्योरम होगी, समझ गए कि नहीं भाई। 8.1 वाली थ्योरम आपको पहले ऐसे कैसे करनी है, उसके बाद यहां तक तो कंप्लीट वही चलेगा, फिर आगे ये लाइन ऐड कर देनी है। समझ गए बात को, बाकी की थ्योरम कल बात करेंगे हम। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक थ्योरम अगर आपको याद है तो बाकी सारी थ्योरम में वही प्रूफ आपका चलेगा। आपको देखना वो है कि आपको क्या पूछा गया है प्रूफ करने के लिए और क्या गिवन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।